हेलो टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी का टॉपिक जो था वो कंप्लीट किया था। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड पार्ट उसी चैप्टर का। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी डायपोल मोमेंट की प्रॉपर्टी। तो ये जो डायपोल मोमेंट की हमारी प्रॉपर्टी रहेगी ऑल ओवर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसे हम कवर करेंगे 3 से 4 लेक्चर्स के अंदर। और इस प्रॉपर्टी में हमने डायपोल मोमेंट से रिलेटेड सारी बातें करनी है। इसके अंदर एक डेरिवेशन आएगी क्लॉजियस-मोज़ेटी इक्वेशन नाम की, और वो जो हमारी डेरिवेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा डायपोल मोमेंट को पता करने के लिए हमारे पास कई एक्सपेरिमेंटल मेथड भी आएंगे, उन मेथड्स को भी हम डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंट का टॉपिक है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो ऑल ओवर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डायपोल मोमेंट से। अब डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन मैं आपको बाद में दूंगा, पहले मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर करना चाहता हूँ। पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में। पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में। अब इसमें हमने ये देखा कि कोवलेंट बॉन्ड्स हमारे पास 2 टाइप की होंगी, या तो हमारी कोवलेंट बॉन्ड्स होती हैं पोलर, या हमारी कोवलेंट बॉन्ड्स होती हैं नॉन पोलर। तो इससे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड हमारी तब बनती है जब हम सेम एटम्स को आपस में कंबाइन करते हैं और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। मतलब when a covalent bond is formed between 2 similar atoms, जब हम 2 सेम एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उस केस में दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सेम है। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से जो ये हमारा शेयर्ड पेयर होता है, शेयर्ड पेयर दोनों एटम्स के साथ इक्वली अट्रैक्टेड होगा। ठीक है, जो हमारा शेयर्ड पेयर है वो दोनों एटम्स के बीच में इक्वली अट्रैक्टेड है। तो इक्वली अट्रैक्टेड होने की वजह से हमारी जो बॉन्ड होगी ये 100% कोवलेंट होगी। और जितनी भी बॉन्ड्स हमारी 100% कोवलेंट होती हैं उन्हें फिर हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो ये हमारे पास हमारा केस रहेगा। अब इसके अंदर मैंने आपको नॉन पोलर के बारे में तो बता ही दिया। डायपोल मोमेंट के अंदर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स का कोई रोल नहीं होता। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स की। अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स में जो हमारी कोवलेंट बॉन्ड होती है, जो हमारा शेयर्ड पेयर होता है, वो डिफरेंट एटम्स के बीच में होता है। डिफरेंट एटम्स के बीच में शेयर्ड पेयर होने की वजह से जो हमारा कोवलेंट बॉन्ड वाला पेयर है वो इक्वली अट्रैक्टेड नहीं होता, क्योंकि दोनों एटम्स अलग अलग हैं। दोनों एटम्स डिफरेंट होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज भी डिफरेंट होगी। ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी। तो मैं सपोज कर लेता हूँ बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। जो बी है वो ए से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा कोवलेंट बॉन्ड वाला शेयर्ड पेयर होता है वो शेयर्ड पेयर बी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा। शेयर्ड पेयर बी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, इससे बी को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फील होगी, तो बी पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। सिमिलरली जो हमारा ए है, ए जो था वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसका जो इलेक्ट्रॉन था वो बी की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड हो गया, इससे बी को थोड़ा सा लॉस फील होगा। उसी वजह से हमारे पास ए के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो एक आ गया हमारे पास पार्शियल नेगेटिव और दूसरा आ गया हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव।
कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर जब पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, इससे हमें यह पता लगता है कि जो हमारी कोवलेंट बॉन्ड है इसका आयनिक प्लस कोवलेंट कैरेक्टर है। बॉन्ड अब हमारी 100% आयनिक नहीं है, इसमें थोड़ा सा 100% कोवलेंट नहीं है, इसमें अब थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर है। तो हमारी बॉन्ड में कितना आयनिक कैरेक्टर जो है वो प्रेजेंट है, इसी को पता करने के लिए जो क्वांटिटी हम यूज करते हैं उसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट। जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर पोलर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होती है, एटम्स के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं डायपोल। तो AB जो है वो हमारा डायपोल है और इस डायपोल का डायपोल मोमेंट हमें सॉल्व करना है। तो डायपोल मोमेंट सॉल्व करने का मतलब यही होता है, हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे गिवन पोलर मॉलिक्यूल में जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है उसमें कितना आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट हो सकता है। तो ये हमारे पास हमारी पहली डेफिनेशन थी जिसके बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए थी। अब पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको डेफिनेशन दे सकता हूं डायपोल मोमेंट की। तो यहां पे मैं आपको डेफिनेशन दूंगा डायपोल मोमेंट की। डायपोल मोमेंट सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम्स थे, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था AB मॉलिक्यूल। अब सपोज करो मेरे पास मेरा AB मॉलिक्यूल है, ये है A एटम और ये है B एटम। दोनों एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होती है हमारी बॉन्ड लेंथ, और इस बॉन्ड लेंथ को मैंने डिनोट कर दिया D से। जैसा मैंने बताया था कि B हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो B ने A का जो इलेक्ट्रॉन था वो अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लिया, मतलब जो शेयर्ड पेयर है वो B के साथ ज्यादा शेयर्ड है और A के साथ कम शेयर्ड है, जिस वजह से B पे आ गया था पार्शियल नेगेटिव और इस पे आ गया था पार्शियल पॉजिटिव। तो लेट अस सपोज Q is the amount of charge present on both the atoms. On both the atoms. जब हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होने की वजह से A के ऊपर चार्ज आ गया लॉस वाला यानी कि पार्शियल पॉजिटिव, और B के ऊपर चार्ज आ गया गेन वाला यानी कि पार्शियल नेगेटिव। तो A ने जो B को अपना चार्ज ट्रांसफर किया होगा, सपोज करो उस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि इसने अपना चार्ज दे दिया तो इस पे आएगा प्लस Q, इसने जो चार्ज है वो एक्सेप्ट कर लिया, इस पे आएगा माइनस Q। जितनी अमाउंट ऑफ चार्ज डोनेट की जाएगी उतनी अमाउंट ऑफ चार्ज B जो है वो गेन कर लेगा। अब हमारे पास Q चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, दोनों मॉलिक्यूल्स के पास जो डिस्टेंस था वो D था, तो फिर हम डायपोल मोमेंट को डिफाइन करते हैं चार्ज इनटू डिस्टेंस। कैसे डिफाइन करेंगे? चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो ये हमारे पास हमारा डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जो हमारा ये वाला मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में हमने डायपोल मोमेंट की वैल्यू निकाली, और ये डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब ये है, यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इस क्वांटिटी के डायरेक्शन भी चाहिए। डायरेक्शन का कंसेप्ट यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही दूसरे एटम की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो हमें बताना होता है कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं वो A से B हो रहे हैं या B से E हो रहे हैं। जैसे हमारे इस केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो A to B ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इस तरीके से हमें इसकी डायरेक्शन भी मेंशन करनी पड़ती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, कि अगर Q अमाउंट चार्ज हमारा ट्रांसफर हुआ तो वो कौन से डायरेक्शन में हुआ, और जब हम डायरेक्शन को मेंशन करते हैं तो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। वेक्टर क्वांटिटी है और इसके यूनिट्स भी हमें पता करने हैं। डायपोल मोमेंट की यूनिट्स हमारे पास क्या आती हैं?
इसे हम कैलकुलेट करते हैं डिबाई में। डायपोल मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए जो यूनिट्स हैं हमारे पास वो क्या हैं, डिबाई। 1 डिबाई जो होता है उसे आप 1d से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और 1 डिबाई जो होता है वो हमारा होता है 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर की। ESU जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट, और जो CM है वो सेंटीमीटर है, जो हमने डिस्टेंस के लिए यूज किया। तो 1 डिवाइड जो होता है वो उस यूनिट के बराबर होता है 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर के। तो ये हमारे पास हमारा डायपोल मोमेंट का केस आ गया। अभी मैंने यहाँ पे डायपोल मोमेंट जो है वो कंसीडर किया था हमारे डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो मॉलिक्यूल जो है हमारा वो इससे ज्यादा एटम्स वाला भी हो सकता है, ट्राइएटॉमिक भी, टेट्राएटॉमिक भी। तो हमारे पास उनके लिए भी फॉर्मूलाज हैं। तो अभी मैं ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि पेपर में ये ज्यादा चीजें पूछी नहीं जाती। मैं आपको ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए बताने की कोशिश करता हूं। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, तो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल सपोज करो मैंने ले लिया Ab2। अब इसमें भी मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। जो मेरा Ab2 मॉलिक्यूल है उसमें दोनों AB वाली बॉन्ड लेंथ सेम है, ये दोनों सेम है, या दोनों बॉन्ड लेंथ जो है वो डिफरेंट है। एक बॉन्ड लेंथ जो है वो लंबी है, एक बॉन्ड लेंथ जो है वो छोटी है। तो अगर हमारे पास दोनों बॉन्ड लेंथ जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, दोनों की बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होगी यानी कि दोनों का D भी डिफरेंट होगा, और क्योंकि दोनों का D डिफरेंट है इसका मतलब दोनों का डायपोल मोमेंट भी डिफरेंट होगा। तो मैं सपोज कर लेता हूँ इसका डायपोल मोमेंट है μ1, इसका डायपोल मोमेंट है μ2। इस मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास इन दोनों का रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट हमारे पास आएगा μ1 स्क्वायर μ2 स्क्वायर 2μ1 μ2 cos थीटा। जब हमारे पास एक मॉलिक्यूल के अंदर दोनों बॉन्ड लेंथ जो है वो डिफरेंट आ रही होगी, तो उसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला आएगा μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर 2μ2 cos थीटा। लेकिन अगर हमारे पास दोनों के दोनों जो लेंथ है वो सेम आ रहे हो, जो लेंथ इसका था वही लेंथ इसका था, अगर दोनों के लेंथ सेम है तो दोनों का डायपोल मोमेंट भी सेम आएगा। अगर दोनों का डायपोल मोमेंट सेम है तो इस केस में हमारे पास रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आता है 2 into डायपोल मोमेंट ऑफ AB मॉलिक्यूल cos थीटा बाय 2। तो ये हमारे पास हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। ये हमारे पास हमारे फॉर्मूलाज बन सकते हैं ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। वैसे ही टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए अलग केस आएगा, पेंटाएटॉमिक के लिए अलग आएगा। तो जितने बड़े मॉलिक्यूल्स आप लेते जाओगे उतनी ज्यादा उनके रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट की वैल्यूज आपको मिल सकती हैं। तो ये था हमारा डायपोल मोमेंट का टॉपिक। अब डायपोल मोमेंट की इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दी है। इंट्रोडक्शन करवाने के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी टॉपिक पे बेस्ड है हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, क्लोजियस-मोसेट्टी इक्वेशन वाली डेरिवेशन। टॉपिक का नेम है पोलराइजेशन। कई जगह पे इसकी स्पेलिंग जो है वो Z से भी स्टार्ट कर देती हैं, मतलब यहाँ पे S की जगह Z आ जाता है, लेकिन कंसेप्ट जो है वो दोनों में सेम ही है, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन मैं आपको समझाता हूँ। उसके लिए मैंने देखो सबसे पहले क्या किया, मैंने एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर लिया। सपोज करो एक मॉलिक्यूल है मेरे पास AB, और ये जो हमारा AB मॉलिक्यूल है, सपोज करो ये मॉलिक्यूल है हमारा नॉन पोलर का मतलब ये हुआ इसका जो पॉजिटिव पार्ट है और जो नेगेटिव पार्ट है वो दोनों के दोनों सेंटर में कंसंट्रेटेड है। पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिस वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास हमारा जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर आ जाता है। हमने क्या किया, इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को 2 इलेक्ट्रिक प्लेट्स के बीच में इंसर्ट कर दिया। तो यहां पे मैं 2 इलेक्ट्रिक प्लेट्स ले लेता हूं।
एक प्लेट होगी मेरी पॉजिटिवली चार्ज और एक प्लेट होगी मेरी नेगेटिवली चार्ज। दोनों को मैंने वायर्स के थ्रू कनेक्ट कर रखा होगा ताकि मैं इन पे पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो प्रोड्यूस कर सकूं। इन इलेक्ट्रिक प्लेट्स के बीच में मैंने मेरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है वो इंसर्ट करना है। तो मैंने क्या किया, मेरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इसके अंदर इंसर्ट किया, तो यानी कि मेरे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है वो आ जाएंगे। क्योंकि वो सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं तो मैं आपको उनको अभी स्फेरिकल शेप में शो कर रहा हूं। इस तरीके से वो मॉलिक्यूल्स जो है वो आ जाएंगे। अभी मैं आपको इनिशियल कंडीशन शो कर रहा हूं। इनिशियल कंडीशन से मेरा मतलब है इन चार्ज प्लेट को मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया। ये जो मेरी इलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं इनको मैंने स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि स्टार्ट करूंगा फिर इन पे पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो डेवलप हो जाएगा। अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स जो है वो डेवलप करवा दूंगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, देखो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट मैंने यहाँ पे डेवलप कर ली है। मैंने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रिक प्लेट्स को स्टार्ट कर दिया। जब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्लेट्स को स्टार्ट करूंगा तो ये वाली प्लेट जो है ये हो जाएगी मेरी पॉजिटिवली चार्ज और ये वाली जो मेरी प्लेट है ये हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। जो मेरी पॉजिटिव प्लेट है वो मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगी और जो मेरी नेगेटिव प्लेट है वो मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगी। उस वजह से क्या होगा, जो मेरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल मेरा पोलर बनना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मॉलिक्यूल में डिस्टॉर्शन पैदा हो जाएगी, वो टूटना शुरू हो जाएगा। तो जब मैंने यहाँ पे प्लेट्स को चार्ज कर दिया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा, देखो जो पॉजिटिव प्लेट होती है उस पॉजिटिव प्लेट के पास सारा नेगेटिव पार्ट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और जो नेगेटिव प्लेट होती है उसके पास सारा पॉजिटिव पार्ट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। सिमिलरली जो बाकी मॉलिक्यूल्स हैं वो भी यही करेंगे। नेगेटिव पार्ट जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ, पॉजिटिव पार्ट जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ, इस तरीके से। तो अल्टीमेटली जो मेरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर था, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में वो मॉलिक्यूल जो है वो मेरा पोलर हो जाएगा। तो जब भी हम किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है और इसी फिनोमेना को फिर हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। अब इसमें जो ये हमारा पोलराइजेशन का इफेक्ट है ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। टेम्परेरी इफेक्ट है, परमानेंट नहीं है। मेरा मतलब है कहने का कि ये वाला जो इफेक्ट है ये आपका लास्ट लॉन्ग नहीं रहेगा, लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। टेम्परेरी इफेक्ट है ये। जब आप थोड़े टाइम के बाद इलेक्ट्रिक प्लेट्स को बंद करोगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव करोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव करते ही ये जो आपके पोलर मॉलिक्यूल थे ये खुद को वापस रीअरेंज करके नॉन पोलर वाली कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्वायर कर लेंगे, फिर से अपना सेंटर जो है वो ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो ये जो हमारा पोलराइजेशन का इफेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इफेक्ट हमारा टेम्परेरी होता है। तो ये हमारे पास था हमारा केस डायपोल मोमेंट में पोलराइजेशन का। अब इसी केस को आप यूज करेंगे और फिर आप डिस्कस करेंगे क्लोजर मोज़ाइक इक्वेशन, वो आप करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।